बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये लेक्चर हमारे पास लेक्चर 2 है फॉर आवर वीक 4। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने ये देखना है कि नेस्टेड क्यूरीज जो हैं वो क्या होती हैं, उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास बिल्कुल ऐसे ये बात है कि आपने क्यूरी 1 कोई इम्प्लीमेंट करनी है, लेकिन क्यूरी 1 को कंप्लीट होने के लिए जो आउटपुट चाहिए वो क्यूरी 2 की भी चाहिए, और ये भी हो सकता है क्यूरी 3 की ज़रूरत हो, एंड सो ऑन। आप क्यूरी एन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इसी पैटर्न पे है कि जब आप अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एक बाहर वाला लूप लगाते थे जो आई आइट्रेटर उसके लिए होता था, और फिर आप उसके अंदर जे से लेकर एम तक लूप चलाते थे, तो ये नेस्टेड लूप थे। तो इसको चलने के लिए ये एक दफ़ा चलता था, अंदर वाले एम दफ़ा चलता था, एंड सो ऑन। तो ये एक नेस्टेड अप्रोच थी। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से एसक्यूएल में हम ये किस तरह से कर सकते हैं वो हम आज इंशाल्लाह देखेंगे इस लेक्चर में। अच्छा, एसक्यूएल जो है वो कॉम्पोजिशनल हो गई। कॉम्पोजिशनल से मतलब एग्जैक्टली यही है कि आप क्यूरी चेंज बना सकते हैं। आप एक क्यूरी में दूसरी क्यूरी लिख सकते हैं और दूसरी क्यूरी में सो ऑन, आप तब तक के जब तक कि आप यूनिट तक नहीं पहुंच जाते, तो आप ये काम कर सकते हैं। तो इनपुट और आउटपुट दोनों केसेस में आपके पास क्या है, मल्टी सेट्स जो है वो है। आउटपुट ऑफ वन क्यूरी कैन बी इनपुट टू अनदर। अगर एक क्यूरी की आउटपुट दूसरी क्यूरी की इनपुट बन रही है तो इसको हम नेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम सेम टेबल के ऊपर, जो मैंने लास्ट टाइम जैसे डिस्कस किया था, हम ऐसी क्यूरीज लिख रहे हों कि जो जिसके अंदर जो सब क्यूरीज इस्तेमाल हो रही हैं या जो नेस्टेड क्यूरीज इस्तेमाल हो रही हैं वो सेम टेबल को रेफर कर रहे हो जो कि आउटपुट क्यूरी है, तो इसको हम सेल्फ कोरिलेशन जो है वो कहेंगे। यानी अपने आप को जब कॉल कर रहे हो तो फिर ये कोरिलेशन क्यूरीज जो है वो बन जाएंगी। अच्छा, सो हमारे पास स्कीमा ये है कि कंपनी है, प्रोडक्ट और परचेज है। कंपनी में नाम और शहर है, प्रोडक्ट में नाम है प्रोडक्ट का और उसको बनाने वाला उसका मेकर है, और परचेज के अंदर आईडी है और प्रोडक्ट का नाम होगा और उसको ख़रीदने वाला जो है वो कौन होगा। सो ये जो है वो मोर और लेस जो है वो यहाँ से आ रहा होगा, जो कि इसका नेम है, प्रोडक्ट का जो भी नेम आ रहा होगा ये यहाँ पे वही कॉपी हो रहा होगा। अच्छा, अब हमें चाहिए क्या, हमें एक तो ये चीज़ देखनी है कि कंपनीज मेकिंग प्रोडक्ट्स बॉट बाय माइकी, यानी कि वो कौन सी कंपनीज हैं जिनकी प्रोडक्ट्स जो है वो माइकी ख़रीदता है। इसी तरह से हमें उन कंपनीज की लोकेशन भी चाहिए। तो अब हम इसको देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हमने ये क्यूरी लिखी है, और इस क्यूरी को समझने के लिए पहले तो हम ये देखें कि ये पोर्शन क्या कर रहा है। ये जो है ये परचेज और प्रोडक्ट के टेबल को ज्वाइन करके दे रहा है। अब इसके ऊपर फिल्टर क्या लगा हुआ है, किन कॉलम्स की बेस पे कर रहा है, ये नेम और प्रोडक्ट की बेस पे। ये दो कॉलम्स को इनको एलियस किया हुआ है, परचेज को पी के साथ और प्रोडक्ट को पी आर के साथ, ठीक है। अच्छा, अब इनके जॉइन से जो टेबल क्रिएट होता है उसमें से सिर्फ हमने वही परचेजेस निकालनी है जो कि माइकी ने की हो। तो परचेज की टेबल से वो सारी परचेज लिस्ट आ जाएगी जो कि माइकी ने प्रोडक्ट्स खरीदे होंगे। तो हमें क्या होगा कि वो सारे जो माइकी के प्रोडक्ट्स हैं उसमें से सिर्फ हमने एक ही कॉलम एक्सट्रैक्ट कर लिया, वो है मेकर। यानी कि अब ये जो टेबल है ये सिर्फ ये बता रहा है कि माइकी किन कंपनीज के प्रोडक्ट्स खरीदता है। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि आपने माइकी की जो प्रोडक्ट्स खरीदने की लिस्ट है वो परचेज के टेबल में मौजूद है, जो भी वो परचेजेस करता रहा। प्रोडक्ट के टेबल से हमें मेकर का नाम मिल गया, तो ये हमारे पास वो टेबल आ गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो मेकर्स हैं इनकी सिटीज चाहिए होंगी। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं। हम इसको ब्लैंक जो स्पेस थी इसको हमने रिप्लेस कर दिया। हमने क्या किया कि यहाँ ये ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, ये एक क्यूरी 1 हो गया हमारे पास, उसका रिजल्ट आ गया। उसके बाहर वाली क्यूरी क्या करी है, सिटी सिलेक्ट करी है कंपनी के टेबल से, फ्रॉम कंपनी सी। कंपनी की टेबल से सिटी सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ वही सिटीज ले रही है वेयर सी डॉट नेम इन। इनका ऑपरेटर क्या कर रहा है, ये जो क्यूरी 1 है ये एक आउटपुट दे रहा है, एक रिजल्ट दे रहा है, एक रिजल्ट। ये जो रिजल्ट कर रहा है ये रिजल्ट क्या है, ये एक रिलेशन ही है ना, ये एक टेबल रिटर्न कर रहा है। हमने देख लिया कि इस शक्ल में होगा जिसकी एक ही कॉलम है। तो हाँ, ये देखेंगे कि सिटी नेम इन दिस रिजल्ट, यानी सिर्फ वही सॉरी सिटी नेम नहीं, इस कंपनी सी का जो नेम है, जो कंपनी का नेम है, अगर तो वो इस मेकर लिस्ट में मौजूद है तो उसी की सिटी जो है वो हमें आउटपुट कर दे। बात शायद आप फॉलो कर रहे हैं कि कंपनी के टेबल में
जो भी कंपनीज मौजूद हैं उनके आगे उनके शहरों के नाम दर्ज हैं। हमें सिर्फ वही वाली कंपनीज के नेम चाहिए जो कि माइकी ने जिनसे प्रोडक्ट खरीदी हो, वो ये वाला सेट है क्यूरी 1 का। तो इनका ऑपरेटर बस ये करता है कि बारी बारी, अगर ये आपकी कंपनी का टेबल है लेट्स से, ठीक है, कंपनी के टेबल में T1 T2 T3 सो ऑन पड़ी हुई है, तो अगर तो T1 की जो सिटी है बारी बारी चेक होगा। अगर T1 की सिटी इसमें मौजूद है, इसमें से किसी भी टपल में मौजूद है, तो फिर क्या होगा, वो वाला जो T1 की सिटी है ये आपके फाइनल जो आउटपुट के टेबल में शामिल हो जाएगी। इसी तरह से T2 टपल कंपनी की अगर तो वो मेकर लिस्ट में मौजूद है तो फिर वो आउटपुट सेट में शामिल हो जाएगी। अगर T3 जो है वो इस मेकर लिस्ट में मौजूद नहीं है कंपनी का नाम, तो ये क्या है, ये उनके इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक उसका नाम है और उसका सिटी है। तो यहाँ से इसका नेम है मेकर से कंपेयर कर रही हूँ क्योंकि नेम मेकर से हो रहा है ना। तो लेट्स से T3 का नेम इस मेकर लिस्ट में नहीं है तो वो आउटपुट रिजल्ट सेट में नहीं आएगी और सिर्फ ये आउटपुट आ जाएगा। और इस तरीके से हमें दो क्यूरीज, हमने जो नेस्टेड क्यूरीज लगाई हैं और दो क्यूरीज का इस्तेमाल करके हमने जो है वो अपना ये जो आउटपुट का जवाब दिया है। सो हमारा क्वेश्चन ये था कि गिव जो लोकेशन ऑफ दोस कंपनीज जो कि जिनसे माइकी प्रोडक्ट खरीदता है, हमें वो वाली कंपनी की लोकेशन चाहिए थी। तो इस तरह से आप भी अपनी कई क्यूरीज को नेस्टेड क्यूरीज और सब क्यूरीज से कर सकते हैं। अच्छा, अब सब क्यूरीज के बनाने के लिए फिर हमें क्या होता है कि हमारे पास वेयर की क्लॉज जब हम चला रहे थे तो उसमें हम ये करते थे कि हमारा एक्स को कंपेयर कर लें फ्लान डॉट दिस से, तो वो रो बाय रो जो है वो चलता जा रहा था। तो अब हमारे पास ये होता है कि कंपैरिजन में सिंपल एक रो से कंपेयर नहीं हो रहा, अभी इसकी वैल्यू किसी एक वैल्यू से कंपेयर हो रही होती थी। अब हमें मसला ये आ रहा है कि हमारा ये जो ऑपरेटर्स हैं इनके दूसरी तरफ रिलेशंस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं तो फिर थोड़ा सा काम मुख्तलिफ हो जाता है, क्योंकि आप अब कैसे कंपेयर करेंगे कि x इज ग्रेटर देन दिस रिलेशन। ये जो है अगर किसी सब क्यूरी की आउटपुट से आ रहा हो तो फिर ये हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं रहता। तो फिर हमें जो है वो क्या करना होता है, एक नए जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे कि s इज ग्रेटर देन ऑल आर, ऑल, एनी और एग्जिस्ट, ये वाले ऑपरेटर्स ये हमारे फायदे में इस टाइम आएंगे। s इज ग्रेटर देन ऑल आर का मतलब ये है कि s की जो टपल जो वैल्यू है आपकी यहाँ पे, वो अगर रिलेशन में मौजूद हर टपल से ज़्यादा बड़ी है, उस टपल के अंदर जो भी एट्रीब्यूट आपके पास होगी तो उससे वो ज़्यादा बड़ी है, तो ये जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। हर एक से, ऑल आर, सारी टपल्स में जो वैल्यूज हैं अगर उससे बड़ा है एस तो फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। और अगर ये जो चीज़ है इसको हम उल्टा करके लिख दें या ग्रेटर देन लेस देन जैसे मर्जी लिख दें कि इफ एस इज लेस देन एनी ऑफ आर, एनी का क्या मतलब है कि आर के अंदर मौजूद कोई भी टपल हो, अगर किसी भी एक टपल से एस छोटा है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। यानी ये नहीं कि सारी टपल से छोटा हो, किसी भी एक से भी छोटा हो जाता है तो ये ट्रू हो जाएगा। एग्जिस्ट आर का जो ऑपरेटर है ये बताएगा कि आर जो है वो एम्प्टी है कि नहीं, ठीक है। अगर तो आर एम्प्टी है तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, लेकिन अगर आर एम्प्टी नहीं है तो फिर ये क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। गिवन दीज ऑपरेटर्स अब हम और एग्जांपल्स देखते हैं। सो लेट्स से कि ये हमारे पास क्यूरी लिखी हुई है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो इनर क्यूरी को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे इनर क्यूरी है और जो बाहर वाली है ये आउटर क्यूरी है। सो इनर क्यूरी में क्या हो रहा है कि हम प्राइस गेट कर रहे हैं प्रोडक्ट के टेबल में से वेयर मेकर इज इक्वल टू गिज़्मो वर्क्स। तो हमने सिर्फ वही प्राइसेस गेट की हैं उन प्रोडक्ट्स की जिनको GW की जो कंपनी है वो बनाती है। और हमने ये देखा है, फिर दोबारा क्या करते हैं, अब अंदर ही प्रोडक्ट का टेबल भी इस्तेमाल हो रहा है, बाहर भी हम सेम उसमें से कर रहे हैं। हम जो है वो नेम गेट कर रहे हैं, सिर्फ नेम का कॉलम प्रोडक्ट के टेबल में से, लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि जो उसकी प्राइस है वो बड़ी हो सबसे, फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स जो कि GW ने बनाए हुए हैं।
बात शायद आपने फॉलो की हो कि इनर क्यूरी सिर्फ हमें एक टेबल रिटर्न करती है जिसमें हमारे पास प्राइसेस मौजूद हैं, मे बी $2, $5, $18, और लेकिन उन सब के जो बनाने वाले जो मेकर्स हैं वो गिज़्मो वर्क्स हैं। ये इनर क्यूरी है, और इनर क्यूरी में से हमने जो सिर्फ प्रोजेक्ट करवाया है वो सिर्फ ये वाला कॉलम करवाया, यानी सिर्फ प्राइसेस का कॉलम प्रोजेक्ट करवाया, लेकिन रियलिटी में वो कहाँ प्राइसेस किसकी हैं, वो GW की हैं। तो हम यहाँ से ये देखेंगे कि आउटपुट एक क्यूरी चलाएंगे इस रिलेशन के ऊपर जो सिंपली ये कर रहा होगा कि सिलेक्ट नेम, इसमें से एक नेम का कॉलम, उन प्रोडक्ट्स का नेम पिक करें जिनकी कीमतें इनसे बड़ी हों, इनसे सबसे, यानी गिज़्मो वर्क्स के सारे प्रोडक्ट्स से जिसकी प्राइस बड़ी होगी वो वाले प्रोडक्ट्स लेकर आए। तो आप देखें कि जो क्यूरी जो बनेगी वो क्या बनेगी, जो क्वेश्चन बनेगा ये कि फाइंड प्रोडक्ट्स दैट आर मोर एक्सपेंसिव देन ऑल दोज प्रोड्यूस्ड बाय GW, यानी वो सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे इन नेस्टेड क्यूरी से जो कि GW ने बनाए होंगे। तो GW से महंगे सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। होपफुली बात समझ आ गई होगी। अब अगली क्यूरी देखते हैं। तो अगली क्यूरी में हमारे पास है, पहले इनर क्यूरी को समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इसको समझाने के लिए शायद मुझे कुछ वैल्यूज़ भी फिल करनी पड़ जाएं, तो लेट्स से हम कर ही लेते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट का नाम है P1, प्राइस है उसकी $2, कैटेगरी है X, मेकर है GW। प्रोडक्ट 2 है, प्राइस है उसकी $5, कैटेगरी है Y, बनाने वाला है GW। प्रोडक्ट 3 $8, कैटेगरी X, GW। प्रोडक्ट P4 $12, कैटेगरी X, H और समथिंग, और इसी तरह से P5 $20, Y और Z, और एक और वो डाल देते हैं P6 $1, X और A। ये हमने ना सैम्पल एंट्रीज इसमें डाल दी हैं ताकि हमें बात समझ में आ सके। पहले इनर क्यूरी का रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। इनर क्यूरी क्या कर रही है कि प्रोडक्ट के टेबल में से हम P2, अब यहाँ पे ना 2-3 कंसेप्ट इकट्ठे आ रहे हैं, पहले मैं एक दे देती हूँ फिर मैं दूसरा। जब आप सेम टेबल को करते हैं, पहले आपको याद हो कि हम प्रोडक्ट डॉट नेम करके भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब आप देखें कि सेल्फ जो टेबल है सेम टेबल को दोबारा कॉल किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट नेम इधर लिखेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, तो आपको इसको एलियस करना मस्ट हो जाता है। बाहर वाली क्यूरी के लिए आप P1 इस्तेमाल कर लें, प्रोडक्ट को अंदर वाले के लिए आप P2 ले लें या वाइस वर्सा ले लें, लेकिन नेमिंग कन्वेंशन याद रखें। और स्कोपिंग देख लें, स्कोपिंग का क्या है कि अंदर जो P2 है अंदर वाली क्यूरी P1 को भी एक्सेस कर सकती है, बाहर वाले P1 को, लेकिन जो बाहर वाली क्यूरी है वो अंदर वाले P2 को एक्सेस नहीं कर सकती ना, वो स्कोप में नहीं आता, यानी यहाँ पे आप P2 डॉट नेम नहीं लिख सकते। तो अच्छा, अब इधर पहले क्या कर रहे थे हमने कहा सिलेक्ट P2 डॉट नेम, प्रोडक्ट के टेबल में से वो प्रोडक्ट के नाम पिक करें जो कि जिनका मेकर गिज़्मो वर्क्स ना हो। ये जो एक्सप्रेशन है ये नॉट इक्वल टू का है कि ना हो, वो जो कि गिज़्मो वर्क्स ना हो और उनकी जो आईडी है वो P1 और P2 के टेबल के नेम से जो मैच करती हो। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है, सो लेट्स सी। जब मुझे जो है वो मैंने वाइट बोर्ड सारा क्लियर कर दिया है ताकि हमें जगह मिल जाए थोड़ी सी खुल के बातें करने के लिए। तो इसके अलावा मैंने 2 एंट्रीज और भी ऐड की हैं
हमारे टेबल्स में। तो अभी मैंने किया ये है कि मैंने चूँकि इस क्यूरी के अंदर प्रोडक्ट का टेबल 2 दफ़ा रेफ़र हो रहा था, P1 और P2, तो मैंने सेम टेबल्स 2 दफ़ा बना दिए, ठीक है। और मैं इसको P1 कह देती हूँ और इस टेबल को मैं P2 की रेफरेंस जो है वो मैं दे देती हूँ ताकि हमें आसानी हो समझने में। तो मशवरा पहले यही है, फिर रिपीट कर रही हूँ कि आप कॉपी पेंसिल पकड़ के खुद पहले ये इसको ट्राई करें और उसके बाद फिर ये बात सुनने की कोशिश करें। तो जो प्रोडक्ट P1 है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट P1 में से नेम का कॉलम सेलेक्ट करेंगे, तो ये वाला। उसके बाद हमने ये देखना है कि उसका मेकर गिज्मो हो। रो बाय रो चल रहे हैं, SFW की कमांड है। P1 पहले ही जो लाइन हम आइट्रेशन 1 में चेक करते हैं कि P1 उसका मेकर गिज्मो वर्क्स है ट्रू, ये वाली रो। तो इसका मतलब है इसके बाद एंड अगली कंडीशन चेक होगी, एग्जिस्ट। एग्जिस्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, P2 में से नेम का कॉलम सेलेक्ट करें। नेम का कॉलम सेलेक्ट कर लिया P2 की टेबल में से, जिसका मेकर। सो अब P2 के अंदर आपकी जो पहली रो चेक हो रही है, बाहर वाली क्यूरी में से हमने पहली आइट्रेशन आउटर लूप, आप देख लें जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आउटर लूप I से लेकर N तक चल रहा है और अंदर वाला लूप J से लेकर M तक चल रहा है, तो आउटर में जब पहली दफ़ा I सिलेक्ट हुआ है, हमारे केस में टपल 1 हमारी सिलेक्ट हुई है इधर, ठीक है। इस टपल 1 के लिए अब अंदर वाली क्यूरी पूरी एग्जीक्यूट होने जा रही है, तो इसलिए बाहर वाला फिक्स कर दें और अब यहाँ पे आते हैं। सो अंदर ये हो रहा है कि हमने बारी बारी दोबारा से लाइन बाय लाइन चेक करना है। जो हमारा P2 का टेबल है उसकी रो 1 है, उसका मेकर क्या गिज्मो वर्क्स है। पहली कंडीशन ये है, इट शुड बी नॉट इक्वल टू गिज्मो वर्क्स। तो नॉट इक्वल टू गिज्मो वर्क्स तो ये नहीं है, सही है। इसका मतलब है ये रिजेक्ट हो गई, ये नहीं चेक हुई। अगली रो भी रिजेक्ट हो गई, ये रो भी रिजेक्ट हो गई, यहाँ पे आ गए इस रो में। यहाँ पे जब इसको चेक किया तो हमने देखा कि इसका मेकर गिज्मो वर्क्स तो नहीं है, सही हो गया। एंड उसका नाम जो है वो P2 के नाम के बराबर हो। अच्छा, अब P5 जो है, क्या इसका नाम P2 का जो नाम ऊपर से आ रहा था जो कि ये P1 है, क्या इसके बराबर है? तो ये तो नहीं है, इसका मतलब ये भी रिजेक्ट हो गई। अगली चेक हुई, गिज्मो वर्क्स नहीं है एंड उसका नाम उसके बराबर आ रहा है P1 के, नहीं आ रहा। फिर अगली चेक हुई, हाँ जी, गिज्मो वर्क्स नहीं है, कंपनी का नाम नहीं है, P1 और इसका नाम दोनों का बराबर आ रहा है, यस। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इस रिलेशन के अंदर इनर क्यूरी के रिजल्ट के अंदर शामिल होगी। तो इनर क्यूरी के रिजल्ट में P1 भी आ गया। फिर P3 चेक हुआ, उसके बराबर नहीं है। सो ये स्टोरी यहाँ पे इनर लूप खत्म हुआ। आउटर लूप वाली कंडीशन अब एग्जीक्यूट हुई कि एंड एग्जिस्ट। तो पहली कंडीशन में आधा तो एग्जीक्यूट हो गया था कि मेकर गिज्मो वर्क्स है एंड एग्जिस्ट इन दिस, तो P1 डज एग्जिस्ट इन दिस। तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमारे पास आपकी जो फाइनल रिजल्ट है, जो मैं यहाँ पे बना देती हूँ फाइनल, उसके अंदर P1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर अब दोबारा चलते हैं। अब बाहर वाले लूप में आउटर आइट्रेशन में I चेंज हुआ और वो P2 हो गया। उसकी जो कंपनी नेम है वो गिज्मो वर्क्स है। तो जब गिज्मो वर्क्स है, फिर अंदर वाली क्यूरी पे दोबारा वापस आए। अंदर वाली क्यूरी के अंदर हमने देखा कि P2 का नाम उसका गिज्मो वर्क्स ना हो तो पहले 3 चेक नहीं होंगे, P4 से बात आएगी। एंड P1 का नेम P2 था और P2 का जो नेम है हमारे पास वो, अगर आप पता नहीं नाम से कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे आप इसको A2 भी कह सकते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो प्रोडक्ट्स के टेबल के नाम भी एक्चुअली सेम हो गए हैं, तो होपफुली आप कंफ्यूज ना हो। P1 टेबल में जो प्रोडक्ट P2 है उसका नाम P5 से मैच नहीं कर रहा, तो ये नहीं आएगा। P6 से मैच नहीं कर रहा तो कुछ नहीं होगा, P1 से मैच कर रहा है नहीं होगा, P3 से नाम मैच कर रहा है कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये एम्प्टी आया अंदर वाला रिजल्ट। तो आइट्रेशन 2 के अंदर हमारे पास एग्जिस्ट जो है एम्प्टी, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, तो वो जो है वो एंट्री ऐड नहीं होगी P2 की। फिर अगेन आइट्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगी। आइट्रेशन 3 में P3 आ जाएगा। P3 का गिज्मो वर्क्स है यस। फिर उसके बाद एग्जिस्ट अंदर वाली क्यूरी सॉल्व होगी। फिर पहली चेक होगी, गिज्मो वर्क्स मैच नहीं कर रहा, ये P2 डॉट मेकर इज नॉट इक्वल टू गिज्मो वर्क्स, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यहाँ से चेकिंग स्टार्ट होगी। P4 का नाम P3 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। क्या P5 का नाम मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। P6 का कर रहा है, नहीं कर रहा। P1 का कर रहा है, नहीं कर रहा। लास्ट रो के अंदर
P3 का जो नाम है अंदर वाले टेबल P2 का नाम बाहर वाले टेबल के नाम के साथ मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एंट्री अब आपके एग्जिस्ट के अंदर जाएगी, और ये चूंकि लास्ट एंट्री है तो इसका मतलब है कि सिर्फ यही एंट्री ऐड होगी। तो अब जब ये ऐड होगी एग्जिस्ट में, एग्जिस्ट P3 ट्रू रिटर्न करेगा और ये एंड की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपके पास फाइनल टेबल के रिजल्ट में P3 भी ऐड हो जाएगा। फिर अगेन P4 पे आएंगे, P4 ये पहली कंडीशन पे ही फॉल्स हो जाएगा, बाहर वाले टेबल में ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, और आपके फाइनल रिजल्ट में P1 और P3 आ जाएगा। अब ये कर क्या रहा है एक्चुअली में, इट इज फाइंडिंग द copycat products, that is products made by competitors with the same names as products made by GW company, यानी कि GW ने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसी की कॉपी या रेप्लिकास में जो दूसरी कंपनीज ने सेम नाम के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, ये उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट दे रहा है। सो आप यहाँ पे जैसे देख भी सकते हैं कि P1 और P3 ये चूंकि डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इन दो प्रोडक्ट्स को बनाने वाली एक कंपनी GW है और बाकी ये दो प्रोडक्ट्स को बनाने वाली एक कंपनी H और एक Z है। तो ये दोनों जो है वो इस टेबल के अंदर शो हो गए हैं। होपफुली अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि नेस्टेड फंक्शंस और नेस्टेड क्यूरीज की एग्जीक्यूशन उसी तरह से हो रही होती है जैसे आपने नॉर्मल प्रोग्रामिंग में की थी। तो स्कोपिंग का भी मैंने आपको एक दफ़ा बता दिया था कि अंदर वाला जो है वो P2 है और बाहर वाला P1 है। ओके, सो एक और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखते हैं। सो लेट्स से कि हमारे पास ये क्यूरी लिखी हुई है, उस क्यूरी में हमने क्या करना है वो समझने के लिए हमें पहले इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो बाहर जो है वो हमने प्रोडक्ट का टेबल जो है उसको हमने X कह दिया, स्कीमा थोड़ा सा चेंज है, ईयर भी साथ आ गया है और मेकर और कैटेगरी भी साथ इन्वॉल्व है। तो हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करें X की जो प्राइस थी, सो रो बाय रो चलेंगे। पहली रो हमने पिक की, इसकी जो प्राइस है वो 200 है और हमने भी देखना है कि इसकी प्राइस बड़ी हो सारे उस रिजल्ट सेट से जो कि क्यूरी 1 से आउटपुट में आ रहा है। ठीक है, सारों से उसकी प्राइस ज़्यादा हो। तो अगर ये P1 200 है तो अंदर वाली क्यूरी क्या कर रही है पहले ये देख लेते हैं। आइट्रेशन 1 में अंदर वाली क्यूरी का जो ये रिजल्ट आता है कि हम अगेन प्राइस का कॉलम रिटर्न कर रहे हैं और इसी सेम टेबल को हम y, इसी को मैं कह देती हूँ या आप इसका डुप्लीकेट बना लें। तो उसमें ये करते हैं कि x का जो मेकर है वो y के मेकर से मैच करेगा। तो पहली रो के मेकर से तो मैच करता है y की इटरेशन को लेट्स से मैं ग्रीन कलर से स्टार्ट कर रही हूँ। x हमारे पास पहली रो थी और y यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो मेकर है GW x के मेकर से मैच कर रहा है, ट्रू हो गया। उसके बाद एंड जो हमारे पास y है, जो इनर हमारे पास टेबल है उसका साल है वो 2010 से कम है, तो ये तो ट्रू है। ठीक है, ये बात तो ट्रू हो गई। इसका मतलब ये है कि जो x डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन ऑल के अंदर जो क्यूरी का रिजल्ट है, रिजल्ट टेबल जो आ रहा है उस टेबल में हमारे पास ये एंट्री तो हो गई 200 की। ठीक है, क्योंकि वो बड़ी जो उसका साल है वो 2010 से कम है, ये 1992 है, तो ऐसे है। अब y के अंदर फिर अगेन अगली जब रो एग्जीक्यूट हुई उसका जो मेकर था वो y के मेकर से मैच, x का मेकर GW था, y का मेकर शान है, ये मैच नहीं हुआ तो पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, ये चेक नहीं हुआ। फिर हम P3 पे गए, इसका मेकर मैच नहीं हुआ है, नहीं चला। यहाँ पे गए, इसका मेकर उसके x के मेकर से मैच कर रहा है P4, तो अब उसका ईयर जो है वो क्या 2010 से कम है, नहीं, अगली कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी ऐड नहीं हुई। फिर लास्ट चेक कोई मेकर मैच नहीं हुआ, स्टोरी ख़त्म हो गई। तो क्या x की प्राइस इससे बड़ी है, सबसे बड़ी है, यस। तो ये जो है वो आपके आउटपुट के अंदर ये एंट्री जो है वो चली गई। तो इसका मतलब है कि अगर मैं आपका फाइनल यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ के में x डॉट नेम और x डॉट मेकर ये दोनों आ जाएंगे। तो x का जो नेम है हमारे पास वो P1 था और उसका मेकर जो है वो GW था, तो ये एंट्री जो है वो हमारे पास आ गई है। सही है। अच्छा, अब हम दोबारा आइट्रेशन चलाते हैं अगली। नेक्स्ट आइट्रेशन 2 में ब्लू कलर पिक करते हैं, x जो है वो चेंज हो गया, x अब अगली रो 2000 के ऊपर आ गया। जब x 2000 के ऊपर आ गया तो ये फिल्टर फिर जब चेक होने लगा x डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन ऑल,
तो इनर क्यूरी का रिजल्ट हमें चाहिए था, उसके लिए फिर कलर चेंज हुआ और यहाँ से स्टार्ट हुआ प्रोडक्ट P1। क्या जो प्रोडक्ट P1 है उसका मेकर, अब इनर क्यूरी का मैं सॉल्व कर रही हूँ, एक्स का मेकर वाई के मेकर के बराबर है। एक्स का मेकर शान था, वाई का मेकर GW है, तो ये ट्रू नहीं हुआ, ये रो शामिल नहीं हुई। फिर P2 में आए, P2 में इसका मेकर शान था, एक्स का शान था, बिल्कुल सही है। उसका ईयर 2010 से कम था, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। तो वाई का ईयर उससे लेस हो गया, तो उसका मतलब है कि रिजल्ट सेट के अंदर हमारे पास 500 आ गया, क्योंकि वाई डॉट प्राइस जो है वो गेट हो रही थी। फिर अगेन दोबारा चलें, P3 के ऊपर हम आए। P3 का जो मेकर है वो शान है और X का मेकर भी शान है, तो ये बात तो ट्रू हो गई अगेन। और इसका ईयर 2010 से कम है, नहीं, तो ये एंटर नहीं हुआ। फिर P4 में गए, P4 में GW शान मैच नहीं किए, नहीं हुआ। P5 में गए, नेशनल शान मैच नहीं किया, अगेन कुछ नहीं हुआ। कि X की जो प्राइस है, X की प्राइस थी हमारे पास 500, क्या 500 बड़ी है उससे, तो ये सबसे बड़ी है, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये भी एंटर नहीं हुआ। अच्छा सॉरी, ऊपर भी एग्जैक्टली इसी पैटर्न के ऊपर जो मैंने बात की थी कि एक्स डॉट प्राइस अगर 200 है तो ये एंटर नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि 200 इज नॉट ग्रेटर देन 200, तो ये एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे मैंने ऐड करी है, मैं अपनी करेक्शन कर रही हूँ। फिर अगेन यहाँ पे आइट्रेशन 3 में हम जाते हैं। अच्छा, आइट्रेशन 3 में फिर बाहर वाला x जो है अब ये सिलेक्ट हो गया और इसमें हमारे पास चेक हुआ x डॉट प्राइस थी 800, 800 इज ग्रेटर देन ऑल अगेन। अब उसके अंदर क्या एंट्री होगी, कलर चेंज हो गया, ग्रीन हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे, फिर दोबारा ऊपर से स्टार्ट करेंगे। GW शान से मैच नहीं हुआ, शान से मैच हो गया, तो P2 में y जो है नेक्स्ट आइट्रेशन में वो मैच हो गया, इसका ईयर 2010 से कम था, ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। इसका मतलब है 500 एंटर हो गया अब यहाँ पे, शान से जो मैच हो गया। फिर अगेन P3 में हम आए, शान से अगेन मैच हुआ और इसका ईयर फिर 2010 से कम नहीं था, तो ये एंट्री नहीं हुई। फिर P4 में हम गए, ये मैच नहीं हुआ, GW नेशनली मैच हुआ, कंक्लूड किया 800 इज ग्रेटर देन 500। अब ये चीज़ बिल्कुल ट्रू हो रही है, इसका मतलब है कि जो ये वाली एंट्री है ये हमारे उसके अंदर जो फाइनल रिजल्ट में ऐड होगी, जिसमें हमारे पास उसका नाम P3 आएगा और उसका मेकर जो है वो शान आ जाएगा। सही है। फिर अगेन आगे चलते हैं, आइट्रेशन 4 एक्सचेंज हुआ, एक्स ये हो गया, जब एक्सचेंज होके GW हो गया तो पहली अंदर जब हमने उसको, पहले मैं ये लिख लूँ फिर हम y से एग्जीक्यूट कराना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे x की जो प्राइस है वो कंपेयर हो रही है 1500, अब किसके साथ, रिजल्ट सेट क्या है, y हमारे पास ये चेक हुआ GW से मैच हो रहा है, जी बिल्कुल। और जब GW मैच हो रहा है 1992 इज लेस देन 2010, ट्रू हो गया, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गई। हमने जो है वो 200 इसके अंदर एंटर कर दिया, उसकी प्राइस एंटर कर दी GW की। शान GW से मैच नहीं हुआ, ये शान GW से मैच नहीं हुआ, अब y जो है ये बन गया और x भी यही था, GW से मैच हो गया, ईयर 2010 से कम है, नहीं, ये एंटर नहीं हुआ। नेशनल GW से मैच नहीं हुआ, ये एंट्री नहीं हुई। आइट्रेशन 4 में बस ये एंट्री आई, 1500 इज ग्रेटर देन 200 ऑल वैल्यूज इन दिस रिजल्ट सेट, तो ये ट्रू है, जिसका मतलब ये है कि 1500 वाला जो एंट्री है वो इसमें हो जाएगी, विच इज P4 और GW। फिर फाइनली आउटपुट x जो है आइट्रेशन 5 में x हमारे पास अब क्या होगा, लास्ट रो होगी, उसकी प्राइस 900 है और फिर इसने कंपेयर होना है नेशनल वाले ने अंदर जाके सारे मेकर्स के साथ बारी बारी। तो y का GW मैच नहीं हुआ नेशनल से, शान नेशनल से मैच नहीं हुआ, शान नहीं हुआ, GW नहीं हुआ, इसके अंदर कुछ नहीं आया, ये किसी भी चीज़ से एम्प्टी सेट से ये बड़ा जो है वो नहीं है। तो फिर अब क्या होगा, हमारे पास आउटपुट के अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइनली ये दो जो है एंट्रीज आएंगी। अब ये जो दो एंट्रीज आएंगे P3 शान की है और P4 GW की है, यानी ये दो प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप इसको देखें P3 और P4, अब ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ये स्पेशली वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं GW और शान ने बनाए हुए, इनकी कीमतें उनसे ज़्यादा हैं, यानी कि 2010 से पहले
कि ये हम जो भी मॉडल्स थे, सो क्यूरी ये आउटपुट कर रही है एक्चुअली में कि शान जो है उसने P3 प्रोडक्ट बनाई है 800 की, जबकि 1992 में से P1 बनाई थी 200 की। इसी तरह से GW ने 1500 की प्रोडक्ट बनाई है, सॉरी GW ने 1992 में 200 की बनाई थी और शान ने सन 2000 में 500 की बनाई थी, लेकिन 2012 में वो 800 की और GW ने 1500 की। तो इन लोगों ने महंगे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो क्या आप क्यूरी क्या आउटपुट करी एक्चुअली में ये कि find products and their manufacturers that are more expensive than all products made by the same manufacturer before 2010। 2010 से पहले उन्होंने जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए थे उनसे महंगे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप जो हैं वो इस लिस्ट में शो करें। ठीक है, होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। तो अब एक तो ये कि ये पावरफुल बहुत है, पावरफुल ये कि आप देख रहे हैं कि इतनी सी क्यूरी से हमने इतने मुश्किल सवाल का आंसर भी कर दिया है, लेकिन साथ ये कि इसको ऑप्टिमाइज करना भी मुश्किल है। ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये कि आप खुद देख रहे हैं कि ये नेस्टेड लूप है, तो ये n स्क्वायर में है, जितना बड़ा आपके पास डाटा सेट होगा उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड हो जाएंगी, तो इसको ऑप्टिमाइज करना जो है वो मुश्किल काम है। सो हम जो है हमने क्या किया अभी थोड़ा सा की कंसेप्ट में हमने ये देखा है कि एक क्यूरी की आउटपुट दूसरी क्यूरी में कैसे इस्तेमाल हो सकती है, और अगर सेम टेबल को इंक्लूड करना हो सेल्फ कोरिलेशन क्यूरीज जो है वो कैसे लिखी जा सकती हैं। ठीक है, सो ये भी हो सकता है कि एक ही काम जो है वो आप और किसी और क्यूरी से भी कर सकते हो सकता है एक काम आप सब क्यूरी से जो कर रहे हैं वो नॉर्मल क्यूरी से भी हो जाए और वाइस वर्सा। तो वी कैन राइट डिफरेंट एसक्यूएल क्यूरीज टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम, लेकिन बस आपने जो ध्यान रखना होगा वो ये कि आंसर जो है वो दोनों से सेम आ रहा होना चाहिए। सब एक और एग्जांपल देखते हैं। आप ये सारा मार्कअप इग्नोर कर दें फिलहाल। पहले क्यूरी आपने ये करना है कि जो आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्यूरी बना के देखें कि क्या आ रहा है। तो पहली चीज़ है कि हम ये चाहते हैं स्कीमा अगर ये हो कि फाइंड ऑल कंपनीज विद प्रोडक्ट्स हैविंग प्राइस लेस देन 100, हमें वो वाली कंपनीज की लिस्ट चाहिए जिनके प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो 100 से कम हो। स्कीमा में प्रोडक्ट और कंपनी का टेबल है। प्रोडक्ट में 3 एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, प्राइस और कंपनी के अंदर जो है वो नेम और सिटी। तो मैंने ये दोनों टेबल्स में कोई डमी डाटा जो है ना वो डाल दिया। अब जब आप ये लिखने जाएंगे हमें प्राइस लेस देन 100, तो एक अप्रोच तो ये है कि इस तरह से लिखते हैं कि दोनों टेबल्स का जॉइन लें और चेक करें कि जो जॉइन लेने के बाद ऐसे प्रोडक्ट्स उसमें से फिल्टर आउट कर लें जिनकी प्राइस जो है वो 100 से कम हो। ठीक है, तो जब आप उनको फिल्टर आउट करेंगे तो फिर आपके पास हम कोई रिजल्ट आ जाएगा जिसमें P1 और P3 वाली जो रोज हैं वो आ जाएंगी। ये इसका फाइनल रिजल्ट होगा। अगर किस तरह से ट्राई कर सकते हैं आप इसकी डमी डाटा की बेस पे पहले इनका जॉइन लें, क्योंकि कंडीशन ये दी हुई है इनर जॉइन की। उसकी बेस पे जब हमने जॉइन किया तो ये टेबल बना, ये नेचुरल जॉइन लिया हुआ हमने प्रोडक्ट और कंपनी का। तो जब जॉइन लेने के बाद इसमें से वो वाली रोज जो कि 100 से कम थी प्राइस, तो वो P1 और P3 की बंद है, तो ये आउटपुट में आ गई। अब क्यूरी चेंज करते हैं। लेट्स से क्यूरी हमारे पास है कि फाइंड ऑल कंपनीज दैट मेक ओनली प्रोडक्ट्स विद प्राइस लेस देन 100। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वो वाली कंपनीज हमें चाहिए जो सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाती हों 100 से कम। ठीक है, बात शायद दोनों एक ही लग रही है, कोई मुख्तलिफ नहीं लग रही है, लेकिन इसी क्यूरी देखें और फिर आप फैसला करें कि क्या हो रहा है। कि जब हमने यहाँ पे क्यूरी लिखी है इसमें ये अब सब क्यूरी नेस्टेड क्यूरीज को देख के ये मसला हल हो रहा है। अब इसकी इनर क्यूरी पहले हम सॉल्व करते हैं। इनर क्यूरी ये कह रही है कि वो वाले प्रोडक्ट्स की कंपनीज, वो वाली कंपनीज चाहिए जिनके प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है वो 100 से ज़्यादा हो। तो हम क्या करें, सिर्फ एक ही टेबल से इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं प्रोडक्ट से। तो हमने वो वाले पिक कर लिए जिनके प्रोडक्ट की कीमत 100 से ज़्यादा हो, तो वो अगेन ये बनती है P2 और P4। तो क्यूरी 1 का जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास ये शान और GW, ये क्यूरी 1 के रिज़ल्ट में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है, आगे ये हो रहा है कि हमें कंपनी की, सिर्फ कंपनी के टेबल से कंपनी का नाम चाहिए, और कंपनी का नाम जो है वो इस सेट में नहीं होना चाहिए। ये जो क्यूरी 1 के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है इन कंपनीज के अलावा जो भी कंपनीज हैं वो हमें कंपनी के टेबल से मिल जानी चाहिए। तो इन दोनों को निकाल के जब हम कंपनी के टेबल से देखते हैं तो हमें नेशनल आउटपुट में आता।
अब क्वेश्चन पे दोबारा है। क्वेश्चन ये कहता है कि हमें फाइंड ऑल कंपनीज दैट मेक ओनली प्रोडक्ट्स विद प्राइस लेस देन 100, यानी सिर्फ वही कंपनीज चाहिए जो कि प्रोडक्ट्स बनाती हों और उनकी कीमत 100 से कम हो। सो सिर्फ नेशनल एक वाहिद जो है वो एंट्री है इस टेबल में, जो कि जिसके सारे प्रोडक्ट्स हैं वो 100 से कम कीमत के हैं। जैसे शान और जो GW वर्क्स हैं उसका एक प्रोडक्ट 100 से कम है लेकिन एक ज़्यादा है। सो इसलिए क्यूरी 2 का आउटपुट जो है वो हमें वो मिल रही है। लेकिन अगर आप इसको पॉज करके सोचें तो आपको दोनों देखने में एक ही फील हो रहे होंगे, लेकिन दोनों की जो आउटपुट है वो मुख्तलिफ होगी। चलें एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास दो टेबल्स हैं। कंपनी जिसमें नेम और हेडक्वार्टर सिटी के एट्रीब्यूट है, और प्रोडक्ट है जिसमें प्रोडक्ट नेम, उसका मेकर यानी उसकी कंपनी कौन सी है और उसकी फैक्ट्री की लोकेशन कहाँ पे है। तो ये दो टेबल्स हैं। हमें चाहिए ये कि हम हेडक्वार्टर्स ऑफ कंपनीज विच मेक गिज़मोस इन US एंड चाइना। हमें सिर्फ उन्हीं कंपनीज के हेडक्वार्टर्स चाहिए जो कि US और चाइना के अंदर जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स बनाती हों या अपने गिज़मोस बनाते हों। तो आप तो पहले पॉज करके जो है वो इसकी क्यूरी लिखें कि आप क्या लिखेंगे। तो क्यूरी एक जो है वो हमारे पास ऑप्शन 1 ये है कि हम नेस्टेड क्यूरीज को इस्तेमाल करके जो है ना आप वो कर लें। सो मैं ज़्यादा डिटेल में आपको ड्राइंग करके शायद ना बताऊं, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको थेरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं और आप फिर इसके स्क्रिप्ट्स लिख के इसको चला के चेक कर सकते हैं कि फ़र्क क्या आता है। तो पहले मशवरा तो यही है कि आप अपनी अप्रोच लिखें, फिर आप इसको देखें और फिर ये देखें कि ये वाली अप्रोच कैसे काम करती है। तो एक ऑप्शन ये है कि हमने जॉइन ले लिया कंपनी और प्रोडक्ट के टेबल का मेकर और नेम की बेस पे। पहला इतना काम तो हमने ये कर दिया यहाँ पे। अब जॉइन लेने के बाद हमने ऑल पॉसिबल जो है ना पॉसिबिलिटीज़ निकाल ली। तो इस कॉलम की बेस पे और इस कॉलम की बेस पे जॉइन लेने से आपको पता है कि एक्स को सिर्फ इसके साथ मैच करेगा और वाई इंक सिर्फ इसके साथ मैच करेगा। तो सिर्फ दो टपल्स हमारे पास जो है वो आ जाएंगी जिसके अंदर सीटल एक्स को और US, इसी तरह से यहाँ पे वाई इंक सीटल वाई इंक और चाइना आ जाएगा। लेकिन इसमें से चूंकि सिर्फ हेडक्वार्टर सिलेक्ट हुआ हुआ है तो हेडक्वार्टर हमारे पास है वो सिर्फ ये वाला कॉलम जो है वो होना चाहिए। लेकिन इस जॉइन के अलावा साथ इसके एक एंड कंडीशन लगी हुई है जो ये कह रही है कि जो नेम की एट्रीब्यूट आती है हमारे पास, वो नेम की एट्रीब्यूट लाजमी है उसके लिए कि वो इस क्यूरी के अंदर हो। और फिर एक और एंड लगा हुआ है और वो ये चाह रहा है कि नेम जो है वो इस क्यूरी से आने वाले आउटपुट के अंदर भी हो। तो ये क्यूरी इंटरनल क्यूरी 2 और क्यूरी 3 क्या कर रही हैं वो देखते हैं। सो क्यूरी 2 ये कहती है कि सिलेक्ट मेकर फ्रॉम प्रोडक्ट की कंपनी में से वो मेकर सिर्फ लेके आए जिनकी फैक्ट्री लोकेशन US है। जिसका मतलब ये है कि इस क्यूरी के चलने से सिर्फ टपल 1 आएगी और जिसका मतलब है कि सिर्फ एक्स को आएगा, क्योंकि फैक्ट्री लोकेशन सिर्फ इस टपल की US है और उसका मेकर जो है वो एक्स को है, तो हमें मेकर चाहिए। इसी तरह से दूसरी जो है क्यूरी के अंदर हमारे पास फैक्ट्री लोकेशन चाइना है, तो हमारे पास सिर्फ टपल 2 का वाई इंक जो है ये आएगा। अब ये आने के बाद जो है हमने अब ये देखना है कि तीनों का एंड लेके क्या होगा। सो ये टेबल और एक्स को का जो सेट आया है हमारे पास, इसी तरह से वाई इंक का जो सेट आया है, एक्स इज क्या, जो हमारा एक्स है, एक्स क्या चीज़ है, अब यहाँ पे जो नेम है, नेम इज प्रेजेंट इन दिस और दिस। तो नेम अगर पहली इस जॉइन के अंदर से हम नेम का कॉलम पिक करें तो क्या ये जो है एक्स को वो इसमें प्रेजेंट है, इस सेट में? हाँ प्रेजेंट है। लेकिन क्या ये एक्स को इस सेट में प्रेजेंट है? नहीं, ये प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि एंड जो लगा हुआ है। तो एंड लगने से क्या होगा कि ये एक्स को इस रिजल्ट में शामिल नहीं होगा। इसी तरह से जो वाई इंक जब चेक होगा तो वाई इंक के लिए चेक होगा कि क्या ये जो चीज़ है वो इसमें है, इस सेट में तो वो नहीं है लेकिन इसमें है। तो चूंकि एंड है तो वो दोनों में से एक में है, दोनों में नहीं है, तो ये भी शामिल नहीं होगा। इसका मतलब है कि इस क्यूरी की जो आउटपुट है हमारे पास
वो एम्प्टी सेट आ जाएगी। हालांकि लॉजिकली या थ्योरेटिकली जैसे आप सोच रहे हैं कि शायद ये चल जाती कि आपने दोनों टेबल्स का जॉइन लिया और आपने फिर ये साथ कह दिया कि मेकर के अंदर यूएस बनाने वाली कंपनीज भी जो फैक्ट्री लोकेशन जिनकी यूएस हो वो भी ले आओ और जिनकी फैक्ट्री लोकेशन चाइना हो वो भी ले आओ, तो ये दोनों में जो मौजूद होंगी वही इसमें शामिल हो जाएंगी। तो लेकिन ये चीज़ जो है वो सही नहीं चल रही। क्यूरी टू को देखते हैं। क्यूरी टू हमने इंटरसेक्शन के ऑपरेटर के साथ बनाई और इंटरसेक्ट का ऑपरेटर जो है वो सेट सिमेंटिक्स के साथ चलता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्टिंक्ट टपल्स जो है वो हमें ला के देगा। तो अब हमने पहले ये किया कि दोनों को ज्वाइन किया और यहाँ तक नाम की बेस पे तो यही टेबल बन गया। फिर हमने एक कंडीशन लगा दी कि इसमें से सिर्फ वो वाली टपल्स पिक करे जिनकी फैक्ट्री लोकेशन यूएस है। तो इसका मतलब है कि ये आ गया, ठीक है, एक टपल वन ये ऐड हो गई इस क्यूरी के रिजल्ट से, जिसमें सिर्फ हेडक्वार्टर सिटी यानी कि जो है ये वाला सिर्फ इसमें एट्रीब्यूट जो ये रिटर्न करेगी क्यूरी उसमें सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होगी क्योंकि हेडक्वार्टर हम सिर्फ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरी क्यूरी में हमने तो चाइना लिखा हुआ है ज्वाइन करने के बाद, तो इनको इंटरसेक्ट लेने से जो टपल टू है जिसमें चाइना है वो इंक्लूड हो जाएगी और उसकी सिटी भी सीटल आ जाएगी। अब जब आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो इन दोनों टपल्स का इंटरसेक्शन लेने से आउटपुट आपकी सीटल ही आएगी। अच्छा, अब इंटरसेक्शन हमने इसका ले लिया तो ये चीज़ हमारे आंसर में आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए थी। सो एक्स को जो कॉरपोरेशन है वो हमारे पास यूएस में इसकी फैक्ट्री थी लेकिन चाइना में नहीं थी, और जो वाई कंपनी थी हमारे पास हैज़ अ फैक्ट्री इन चाइना बट नॉट इन यूएस। वाइस वर्सा की बात हमें पता है, लेकिन ये जो क्यूरी है ये हमें सीटल रिटर्न करी है और ऑप्शन वन और ऑप्शन टू इसीलिए दोनों क्यूरीज जो है वो इक्वलेंट नहीं है। तो अब हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि इन दोनों में से कौन सी क्यूरी हमें हमारे रिजल्ट दे रही है। तो हमने कहा था कि हेड क्वार्टर्स ऑफ कंपनीज विच मेक गिज्मोस इन यूएस एंड चाइना, तो वो इन दोनों में जो गिज्मोस बना रही होंगी कंपनीज तो वो जो है हमें आउटपुट में आनी चाहिए। तो ये दो डिफरेंट कंपनीज थी और वो दो डिफरेंट मुल्कों में काम कर रही थी लेकिन यूएस और चाइना में अलग अलग कर रही थी। तो ये वाली क्यूरी फिर भी हमें सीटल रिटर्न कर रही है। हालांकि एक्चुअली में हमें इस जो आंसर है वो एम्प्टी सेट ही चाहिए था क्योंकि इस टाइम पे कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है मौजूद जो कि यूएस और चाइना दोनों में इकट्ठे अपने प्रोडक्ट जो है वो बना रही हो। अच्छा, अब हमारे पास एक और एग्जांपल है। सो इस एग्जांपल को हम अभी मल्टीपल वेरिएंट से करके देखते हैं और फिर बताते हैं। आप पॉज करके सोचें कि ये क्यूरीज क्या करें। तो हमने करना क्या है कि हम सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं और तीन टेबल्स का जो है वो ज्वाइन दे रहे हैं। एक कंपनी है, एक प्रोडक्ट है, परचेज है। हमने वही सेम काम जो हमने पहले प्रॉब्लम एक देखी थी कि माइकी जो है जिन कंपनीज के प्रोडक्ट्स लेता है हम वो देखना चाह रहे हैं कि वो कंपनीज किन शहर में किस किस शहर में मौजूद है। एक तो हमने ये तरीका देखा कि तीनों टेबल्स को ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के ऊपर हमने अपनी कंडीशंस बता दी कि बायर माइकी और बाकी सारे जो ज्वाइन के लिए कंडीशंस लगती हैं वो हमने लगा रहे हैं। एक तरीकाकार ये है कि हमने यहाँ पे जो सब क्यूरीज है उनसे हमने काम किया। हमने एक इनर क्यूरी लगाई और इनर क्यूरी हमारे पास क्या करी है वो सिर्फ और सिर्फ परचेज और प्रोडक्ट्स के टेबल का ज्वाइन लेती है इस कंडीशन के ऊपर, और वो माइकी की बेस के ऊपर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर वो सिटी उसमें से निकालते हैं जो जो कंपनीज जो है वो यहाँ पे मौजूद हो। माइकी की कंपनीज की सिटी से हम ले लेते हैं। देखने में तो दोनों इक्वलेंट लग रहे हैं लेकिन हम देखते हैं कि हो क्या रहा है असल में। तो ये पता करने का तरीका क्या है कि पहले आप डमी डाटा जो है वो डालें फिर आपको समझ में आएगी। तो हमने जो है ना वो डमी डाटा पॉपुलेट कर लिया, कुछ हमने कंपनी में, प्रोडक्ट में और परचेज के टेबल में डाल दिया। इसमें दो दो एट्रीब्यूट्स हैं दोनों तीनों टेबल्स में। अब पहले पे ट्राई करते हैं। सो लेट्स सी कि जब हम कंपनी, प्रोडक्ट और परचेज तीनों का ज्वाइन ले रहे हैं तो पहले तो सी नेम और पी आर मेकर, ये हमारे पास पी आर है,
ये हमारे पास परचेज का टेबल है, कंपनी का टेबल है। अगर मैं सी और पी आर का ज्वाइन लेती हूँ बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, तो मेरे पास कितनी टपल्स प्रोड्यूस होंगी। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि टेस्ला और अमेजन है, तो 4 टपल्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि टेस्ला जो है वो उससे मैच करेगा। तो अगर मैं आगे मेंशन करूं तो टेस्ला, पोलो और फिर मॉडल एक्स के साथ ये मैप हो जाएगा। इसी तरह से जो अमेजोन है वो चूंकि 3 के साथ मैच हो रहा है, तो ये जो सीटल और अमेजोन है ये हमारे पास 3 दफा आएगा। और यहाँ पे साथ उसके सिर्फ प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएंगे, जो कि किंडल, और मैं सिर्फ फायर लिख रही हूँ और बुक्स यहाँ पे लिख रही हूँ। अच्छा, मैं कॉलम्स इसमें सारे मतलब नहीं मेंशन करी, मैंने एक ही दफा ज्वाइन के कॉलम को यहाँ लिखा है, तो सिर्फ ये कि आपको बात समझ में आ जाए। फिर हमने खैर ज्वाइन कर लिया, 4 टपल्स प्रोड्यूस हो गई। फिर हमने इसको ज्वाइन करना है परचेज की टेबल से, जहाँ पे माइकी जो है वो बायर हो। तो जो आखिरी हमारे पास कंडीशन है जो आपके सामने है कि माइकी, हमारे पास सिर्फ 4 ही टपल्स हैं, चारों माइकी की हैं। और उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो किंडल और मॉडल एक्स भी मौजूद है, किंडल फायर भी मौजूद है और बुक भी मौजूद है। वो चारों प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे जॉइन के टेबल में इस टाइम मौजूद है। तो ये वाली मैच हो जाएंगी उसके साथ जो हमारा इसमें है कि पी का जो बायर है, बेसिकली पी ये वाली बायर इंफॉर्मेशन ये माइक के साथ मैच हो के, तो इनकी जो मैपिंग है वो 4 टपल्स ही हमारे पास जो है वो मौजूद रहेंगी। तो क्योंकि ये वाले कॉलम को और इस कॉलम के हिसाब से हम उसको देख रहे होंगे, ज्वाइन कर रहे होंगे। तो अब हमने अगर ज्वाइन कर लिया है तो फिर उसके बाद इसका मतलब यह है कि रिजल्ट जो है वो सही आया, में भी यही होना चाहिए था। हमने इसमें से सिटी का कॉलम सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है, और सिटी का कॉलम ये है जिसमें पालो और सीटल आती है। तो एक दफा पालो आ जाएगी और एक दफा सीटल 3 दफा सीटल आ जाएगी। तो हमने उन एग्जाम्पल्स पे टेस्ट किया तो हमने देखा कि ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो लेकिन ये कि अब यहाँ पे देखते हैं इधर हमारे पास क्या होगा। यहाँ पे अगेन पहले पी आर और पी के टेबल इन दोनों का ज्वाइन होगा पहले। तो इन दोनों का ज्वाइन आप अगर लें इस पेज के ऊपर, तो अगेन 4 टपल्स आएंगी, क्योंकि ये 4 डिफरेंट और ये 4 डिफरेंट, ये सारे आपस में एग्जैक्टली एक एक होके जो है वो मैप हो रहे हैं। और बायर माइकी है, तो 4 टपल्स इन दोनों के ज्वाइन से प्रोड्यूस हो जाएंगी। इन दोनों टेबल्स को आप इकट्ठे लिख लेंगे तो फिर हमने ये देखना है कि कंपनी के टेबल में से सिटी उठानी है। तो पहले टेस्ला की सिटी पिक की, क्या टेस्ला की सिटी मौजूद है इसके सी नेम के कॉलम के ऊपर। तो यहाँ पे पी आर डॉट मेकर का कॉलम हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये वाला। तो टेस्ला जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ जी, पी आर डॉट मेकर का, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला कॉलम हम एक्सट्रैक्ट करें। सो पी आर डॉट मेकर हमारे पास आउटपुट में आ गया। यहाँ पे जो ये इन के अंदर क्यूरी वन के रिजल्ट के अंदर, तो हमने पहले चेक किया कि क्या टेस्ला, अब एक्सटर्नल क्यूरी आ गई हमारी जो क्यूरी टू है। तो क्यूरी टू में टेस्ला चेक हुआ कि क्या टेस्ला इसके अंदर है। हाँ जी है। तो टेस्ला आउटपुट में आ गया। टेस्ला नहीं आउटपुट में आया, उसकी सिटी आउटपुट में आ गई। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सिटी जो है वो कौन सी है, वो ऑल्टो मेरे पास आ गई। फिर क्यूरी टू की जो अगली आइट्रेशन में अमेजोन चेक हुआ क्यूरी वन के रिजल्ट सेट में, तो अमेजोन भी मौजूद था। तो आउटपुट में हमारे पास जो है वो सीटल आ गया। अब इसके बाद क्यूरीज खत्म है, ये आपके पास रिजल्ट सेट आ गया। आपने फर्क देखा है कि दोनों बातें एक ही लग रही थी, लेकिन यहाँ पे जॉइंस की तरतीब चेंज करने से आपको फर्क मालूम हो रहा होगा कि यहाँ पे 4 आ रही हैं और इधर ये आ रही हैं, और यहाँ पे डुप्लीकेट्स आ रहे हैं बेसिकली, और उधर डुप्लीकेट्स नहीं आ रहे। ठीक है, तो रिजल्ट ये इसका है। तो इसलिए हमें क्यूरीज लिखते हुए ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारी क्यूरी एक्चुअल में आउटपुट क्या कर रही है, तो हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो पहले आप सोचें कि इसको मैं कैसे सही कर सकता हूँ, ये क्यूरीज कब इक्वलेंट हो सकती हैं। तो यही सेम क्यूरीज को अगर अपने डुप्लीकेट फिक्स करना हो तो पीछे जो है वो सिंपली हम क्या करें, डिस्टिंक्ट का कीवर्ड ऐड कर दे, तो दोनों के आंसर्स जो है वो हमारे पास एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो है ये दोनों क्यूरीज इक्वलेंट हो गई हैं सेट सिमेंटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोनों सेट सिमेंटिक्स के तौर पे बिहेव करी थी। क्योंकि जॉइन हमने कहा था कि मल्टी सेट्स और इसमें दोनों का बिहेवियर एक ही होता है, क्योंकि वो 1 to 1 मैपिंग ही हो रही होती है। अच्छा, फिर अगेन अगली एग्जांपल आती है। आपसे क्वेश्चन ये किया जाता है कि आपके पास 2 टेबल्स हैं, स्टूडेंट्स का और एनरोल्ड का। स्टूडेंट के टेबल में उसकी आईडी, उसका नेम और जीपीए है,
अनरोल्ड के टेबल में SID CID कोर्स की आईडी है जो वो पढ़ा ग्रेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट हमारे पास ये होता अली, तो एनरोल के टेबल में इसकी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी कि वन जो है वो कोर्स आईडी 10 में उसका ग्रेड ये आया था, और स्टूडेंट आईडी 1 ने कोर्स आईडी 11 के अंदर उसने बी ग्रेड लिया था। इसी तरह से अगर यहाँ पे कोई और स्टूडेंट हो और उसका कोई और GPA है, तो वो जो स्टूडेंट है उसने मे बी कोर्स नंबर 12 पढ़ा हो, उसमें उसका C ग्रेड हो, एंड सो ऑन। ये मालूमात जो है वो हमारे पास इन टेबल्स में मौजूद है। अब हमने करना यह है कि फाइंड स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन मोर देन 5 क्लासेस। हमने वो स्टूडेंट्स निकालने हैं जो कि 5 से ज़्यादा क्लासेस में एनरोल्ड हैं, यानी कि वन अगर 6 टपल्स वन स्टूडेंट आईडी की एग्जिस्ट करती है तो वो आउटपुट में शामिल होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो 6 कोर्सेज पढ़ रहा है कम से कम। तो आप इसकी क्यूरी लिखे पॉज करके और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? एक ऑप्शन तो है कि नेस्टेड क्यूरीज के साथ कर लें। तो हमने क्या किया, पहले तो हमें काउंट चाहिए हर बच्चे का बारी बारी कि हर बच्चा कितनी क्लासेस में एनरोल्ड है। तो मे बी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि हम एनरोल्ड के टेबल में से काउंट करें कोर्स आईडीज कितनी बनती है पर स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के अगेंस्ट कोर्स आईडीज काउंट करें। तो हमने क्या किया है कि स्टूडेंट आईडी और एनरोल्ड को हमने ज्वाइन किया। ठीक है, ज्वाइन करने से क्या होगा कि इस SID और इस ID के कॉलम के ऊपर जब ज्वाइन करेंगे तो हर स्टूडेंट के अगेंस्ट पूरी मैपिंग तैयार हो जाएगी उस टेबल के अंदर, आपके ज्वाइन टेबल के अंदर। तो हर अगर रोल नंबर 1 है तो उसकी आगे लेट्स से अगर वो 6 कोर्सेज में एनरोल्ड है तो उसकी 6 टपल्स होगी। रोल नंबर 2 भी की भी सारी मालूमात जो है वो उसके अंदर पड़ी होगी। अब हमने क्या किया, इनको ज्वाइन करने के बाद कोर्स आईडी काउंट की कि कोर्स आईडी कितनी उनकी बनती है। अब कोर्स आईडी ये काउंट करने के बाद जब हमने ज्वाइन लिया है तो अगर तो वो काउंट 5 से बड़ा है तो उसका मतलब ये है कि वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। अगर वो काउंट 5 से बड़ा नहीं है तो फिर वो ऐड नहीं होगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है कि हम इसी सेम काम को एक और तरीके से भी कर सकते हैं और काफी सिंपल कर सकते हैं, जिसपे आप दोनों टेबल्स को सिंपली ज्वाइन लें। ये हमने ज्वाइन ले लिया और स्टूडेंट आईडी से हम उसको ग्रुप करें, ग्रुप बाय करें तो हर स्टूडेंट का एक ग्रुप बन जाएगा जो आप देख रहे हैं कि बन रहा है। और ग्रुप के अंदर हम जो है वो हैविंग की क्लॉज लगा के हर ग्रुप की कोर्स आईडी काउंट कर लें, तो ये तब भी हमारे पास काम हो जाएगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ आउटर क्यूरी में डबल फॉर लूप है, तो बाहर जो है वो स्टूडेंट के टेबल, जो अगर लेट्स से स्टूडेंट के टेबल में 3 टपल्स हैं तो सबसे पहले टपल 1 के लिए ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और इस स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट आपका काउंट कैलकुलेट हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है ना कि पहले टपल 1 में आपको जो SID मिली, आपने फिर उस SID की बेस पे एनरोल्ड के टेबल में क्यूरी एग्जीक्यूट की और उस आईडी की बेस के ऊपर सिर्फ ज्वाइन किया आपने टेबल्स को और उनका काउंट मालूम किया कि इस बच्चे की कितनी है। फिर उस काउंट को इससे कंपेयर किया, फिर अगली आइट्रेशन में फॉर के लूप में जो बाहर लगा हुआ T2 उसकी SID पिक की, उसकी बेस पे इनर क्यूरी से काउंट कैलकुलेट किया और फिर कंपेयर किया और आउटपुट रिजल्ट सेट में डाला या नहीं डाला इसका फैसला किया। जबकि यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, डायरेक्ट ज्वाइन किया, उनको ग्रुप कर दिया, ग्रुप करने के बाद ग्रुप के अंदर हैविंग की क्लॉज में काउंट लगा के काम कर दिया, तो दोनों सेम काम कर रहे हैं हमारे पास इस टाइम पे। तो अब जो पहली अप्रोच है वो हम जैसे कोई लिख रहे होंगे जिनको अभी एक्सपीरियंस थोड़ा सा ये है कि चीजें आसान आसान लगती हैं, कि थिंकिंग में हम एन स्क्वायर की फॉर्म में सोचते हैं, नेस्टेड लूप्स की फॉर्म में सोचते हैं या नेस्टेड क्यूरीज की फॉर्म में सोचते हैं, तो वो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़े से आप प्रैक्टिस से एक्सपर्ट हो जाए तो फिर आपको ये आइडिया होगा कि ग्रुप बाय से करना जो है वो इट वुड बी बेटर। तो ग्रुप बाय जो है वो खुद ब खुद ही डिस्टिंक्ट कर लेगा, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बाहर वाली लूप की चूंकि हर आईडी वो बार बार चेक कर रहा है, हो सकता है बाहर वाली लूप में टपल जो 1 और टपल 2 है वो अगर आ जाती है उसमें रिपीट में, तो हमारे आउटपुट सेट के अंदर जो है वो गड़बड़ हो सकती है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वो ग्रुपिंग खुद ही कर लेगा, तो वो डिस्टिंक्ट वाली बातें खुद ही मेंटेन कर लेगा इकट्ठे एक ही ग्रुप फाइंड करके एक स्टूडेंट के अगेंस्ट। अच्छा, अब ग्रुप बाय या नेस्टेड क्वेरी में से बेहतर कौन सा है, ये जवाब आपका जो है वो आपको सोचना चाहिए कि
ये आपको पता है, जब नेस्टेड की बात करते हैं तो फिर वो नेस्टेड का मतलब है कि जितनी सब क्यूरीज उसी हिसाब से फॉर लूप्स आपके ऐड होते जाएंगे, तो वो आपको पता कॉस्टली हो जाएगा। आप अंदर हर एक लेट से एक वैल्यू के लिए अंदर हो सकता है कई जॉइंट्स ले रहे हो, पूरे पूरे टेबल्स के जॉइन ले रहे हो, तो वो जॉइन लेना कोई आसान काम तो नहीं है। उसमें बहुत सारी टपल्स आती है। अगर एक टेबल में लाखों की तादाद में टपल्स हैं, दूसरे में भी इतनी है, तो फिर जॉइन लेने का मतलब है कि संगीन स्पेस भी आप इस्तेमाल करें और टाइम भी एडिशन करवाएं। तो अब आप देखें कि ग्रुप बाय के अंदर चूंकि सिंगल क्यूरी के अंदर काम हो रहा होता है, सिर्फ ग्रुपिंग हो रही होती है, एक ही टेबल इन्वॉल्व होता है, तो क्या ये अप्रोच बेहतर हो सकती है? तो ग्रुप बाय जैसे अभी मैंने बताया कि वो चूंकि एक ही टेबल है, तो ये आपकी नेस्टेड क्यूरी से बेहतर परफॉर्म कर सकता है फिर भी। अच्छा, अब जैसे एग्जांपल आपको एक और हम करते हैं। इसमें लेट्स से कि आपके पास तीन जो थे वो हैं आपके पास रिलेशन, एक एस एक टी एक आर। तो अब हमने किया ये है, आपको सिर्फ अभी ये इस क्यूरी से ये समझाने लगे हैं कि नेस्टेड जिस वे में ये क्यूरी बैकएंड पे इम्प्लीमेंट होती है, ये चलती है, यानी कि वो फॉर लूप्स के साथ चल रही होती है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ऑल दो चीज़ें सही चलनी चाहिए, लेकिन वो इस अप्रोच की वजह से चीज़ें सही नहीं चल सकती, हालांकि देखने में लग रही है कि वो चलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये तीन हमारे पास टेबल्स थे, हमने पहले जो है वो आर और एस और ए को ज्वाइन किया है। तो हम आर और एस को जब ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इसी तरह से क्योंकि कुछ टपल्स उनकी एक जैसी हो सकती हैं, कुछ मुख्तलिफ हो सकती हैं। इसी तरह से जब आर और टी ए को ज्वाइन करेंगे हम, तो वो कुछ इस शक्ल में हमारे पास हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है एस और टी भी कोई चीज इंटरसेक्ट कर रहा हो। अब ये चाह ये रहा है कि आर और एस, ए को जब आप ज्वाइन करें, ये चीज इस रिजल्ट में शामिल हो, या और लगा हुआ है ना। तो आर और टी और ए को जब आप ज्वाइन करें, तो जब आप एस और ए को, एस और सॉरी आर को ज्वाइन करते हैं, तो आपके पास ये वाला पोर्शन आता है। अगर विजिबिलिटी हो तो ये यहाँ तक ज्वाइन करने से जो उनका आपको जो एट्रीब्यूट्स पे वैलिडेट होती हैं, वो वाली रिजल्ट सेट में शामिल हो जाती हैं। और जबकि आप अगर टी और आर को ज्वाइन करें, तो फिर ये वाला सेट आ जाता है। तो इसका मतलब है कि आउटपुट में ये वाला पोर्शन आना चाहिए जो कि एस और आर में कॉमन हो, टी और आर में कॉमन हो, और एक पोर्शन वो है जो एस टी और आर दोनों में कॉमन होगा। ये होना चाहिए। इसमें से जो है वो हम डिस्टिंक्ट जो है वो पिक कर लेते हैं वैल्यूज टपल्स की। तो अब ये कार्य ये रहा है, अगर आप इसको देखें, इसको हम इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करें, तो बेसिकली ये आर और एस का इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर रहा है, और आर और टी का इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर रहा है, और दोनों का यूनियन ले रहा है। तो बेसिकली ये वाला काम कर रहा है, ठीक है। इसको करना ये चाहिए। लेकिन अगर एस जो है वो नल सेट हो जाता है, एम्प्टी सेट हो जाता है, फिर क्या होगा? अगर आप इस कंडीशन की बेस पे देखें, तो अगर एस नल हो जाता है, तो ये वाली कंडीशन तो अच्छे तरीके से चलती रहनी चाहिए, क्योंकि इसके हिसाब से अगर आर इंटरसेक्शन एस जो है एस फाइव हो जाए, तो इनकी इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास फाइव आएगी। और इसका अगर आप यूनियन ले ले आर इंटरसेक्शन टी से, तो उसकी आउटपुट जो है वो आर इंटरसेक्शन टी आनी चाहिए। ये रिजल्ट आना चाहिए ना हमारे पास इस एक्सप्रेशन के हिसाब से। लेकिन क्या इस तरह से हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, ये आप सोचें। सिमेंटिक से मुतालिक सोचें कि सेट कैसे चलते हैं, और फिर देखें कि क्या एक्चुअली में क्या गड़बड़ हो रही है। तो एक्चुअली में हमारे पास मसला क्या आ रहा होगा कि जब एस एम्प्टी होता है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन किसी और तरीके से हो रही होगी, क्योंकि तीन आपके पास टेबल्स इन्वॉल्व है ना, तो तीन जॉइंट्स लग रहे हैं। मैं आपको अगली स्लाइड में समझाती हूँ कि अगर इसको क्यूरी को अगर हम पाइथन के कोड के हिसाब से सोचें जो बैकएंड पे चल रहा है, तो ये क्यों सही आंसर नहीं दे रहा होगा। तो जैसे देखें पाइथन में कोड कैसे लिखेगा, पहले काम हम करते हैं ज्वाइन लेना। हमने आर और एस का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। तो आर अगर फाइव है, तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा? तो जब क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास कुछ नहीं आएगा, तो फिर क्या अगले लूप जो है वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो हमारे स्टेप में पहले क्रॉस प्रोडक्ट आता है, फिर हम उसके ऊपर इफ एल्स की स्टेटमेंट लगाते हैं, फिर फाइनली प्रोजेक्शन करते हैं हम उसके ऊपर। तो पाइथन के कोड में एक फॉर लूप बाहर ये लगा हुआ है कि फॉर एवरी रो इन आर
उसके बाद हर रो आर के अंदर जो मौजूद हो उसके लिए आपने एस को ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर रहे हैं ना आर और एस को, पहली कंडीशन ये लगी हुई है हमारे पास। तो हमने हर एक टपल को इसकी हर एक टपल के साथ जो है वो मैप करना है ज्वाइन करने के लिए। इधर कोई और टपल्स हो सकती हैं, तो N1 पहले इसके साथ होगी, फिर इसके साथ होगी, फिर T3, फिर सो ऑन हमारे पास आगे जाते जाएंगे। तो पहली लेट से बाहर जो है वो टपल 1 सिलेक्ट हुई, और टपल 1 जब अंदर गई तो सेट एस तो एम्प्टी था। इसका मतलब है कि ये फॉर लूप तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आपकी आउटपुट लिस्ट जो है वो खाली आ गई। जरा 1 मिनट के लिए होल्ड करके सोचेंगे ये क्या हुआ। तो क्योंकि जब आपने अ, इनके साथ आप ज्वाइन ले रहे हैं, तो इसके इंटरनली एस और टी के ज्वाइन, फिर बाद में एस और टी का ज्वाइन है जो यहाँ पे हो रहा है, ट्रिपल नेस्टेड लूप लग रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि ये जो आपकी कंडीशंस है कि आर ए एस ए और आर ए टी ए, ये और वाली कंडीशन ये जाके यहाँ पे लग रही है। अगर ये ट्रू होती है तो आउटपुट में ऐड होता है। तो अगर S5 हो जाता है तो होना तो ये चाहिए था कि आउटपुट में हमें सिंपली ये रिटर्न होता, लेकिन हो ये रहा है कि S के 5 होने से इनर कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, तो आपकी आउटपुट में जो है वो एम्प्टी रिजल्ट सेट आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये जो है ना ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि आप अपने हिसाब से क्यूरी बिल्कुल सही भी लिख रहे होंगे, लेकिन कहीं पे कोई गड़बड़ भी हो सकती है। तो हमने क्या सीखा है, हमने ये देखा है कि हम डिफरेंट एसक्यूएल क्यूरीज लिख सकते हैं सेम मसले को हल करने के लिए, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सेट्स और मल्टी सेट्स वाली गड़बड़ कहाँ पे आ जाती है, कहाँ पे डुप्लीकेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, कहाँ पे डुप्लीकेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। तो इसलिए टेस्टिंग और सिमेंटिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और हमारी चीट शीट जो है वो अब पूरी हो चुकी है।